सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एम के टेक स्टडी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड वीडियोस के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, एम के टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं मोनू कुमार आज लेके आया हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि सेकंड लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्स से के सारे कंसेप्ट, फोर्स का क्या डेफिनेशन होता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो हम फोर्स की एनालिसिस पूरी तरह से करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि फोर्स इज़ वेरी इसेंशियल और इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो पूरा ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्स पर डिपेंड है। तो इसको लास्ट तक देखें जिससे कि अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए, और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स कंटेंट यानी कि कोर्स सिलेबस के बारे में हम पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कर लेते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, जो कि हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन। और किसी ने भी हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, क्योंकि जब ही सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर आएंगे स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो, ठीक है। और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। आज का जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, उसको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा मूवमेंट एंड कपल से, मूवमेंट और कपल से, वो भी हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। एंड फोर्थ जो चैप्टर रहेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो इसको स्किप ना करें, इसको अच्छे से पढ़ें। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, फ्रिक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम अच्छे से करेंगे, और साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल भी एक एक दो दो हर एक टॉपिक से दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल भी हम लगाते जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी लगाते जाएंगे, जिससे कि हमारा कवर अप हो सके, ठीक है। और फिफ्थ चैप्टर है मशीन्स को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और सिक्स है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके सारे कॉन्सेप्ट हम विद डायग्राम और प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। इसके बाद में लास्ट में बीम एंड ट्रेसेस, ये हमारा पूरा कोर्स कंटेंट रहेगा, जो कि हमारा पूरा एक कोर्स के दौरान ये पूरा सिलेबस इन पॉइंट को जरिए पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो और हमने जो भी इस कोर्स को डिज़ाइन किया है वो हमने आर.सी. ह्यूलर की इंजीनियरिंग बुक्स है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से बुक है, तो हमने उससे लिया हुआ है, ये हमारा रेफरेंस है, आप भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमने पिछली बार पढ़ भी लिए थे पिछले लेक्चर में। पार्टिकल्स बॉडी हैव अ नेग्लिजिबल डायमेंशन, यानी कि वो बॉडी जिसका बहुत ही नेग्लिजिबल डायमेंशन है, यानी कि बहुत ही छोटे वो बहुत ही कम डायमेंशन है, जस्ट लाइक अ पॉइंट, तो वो पार्टिकल हमारा कहलाएगा, ठीक है। एंड रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी देयर आर टू टाइप्स, रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी उनको कहते हैं बॉडी विद नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, यानी वो बॉडी जिस पर फोर्स लगाने पर उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन न हो, उसमें कोई भी टूट फूट ना हो, उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस ना हो, तो वो कौन सी बॉडी कहलाएगी? रिजिड बॉडी, ठीक। एंड नॉन रिजिड बॉडी कहलाएगी बॉडी विच कैन डिफॉर्म, यानी कि फोर्स लगाने पर वो बॉडी डिफॉर्म हो सके, उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस आ सकें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, आप देख रहे हो ये बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया, फिर जो सेकंड जो नंबर की बॉडी है इस पर फोर्स लगाया, तो इसमें क्या हुआ, फोर्स लगाने से कोई चेंजेस नहीं आया, इसमें नो चेंज हुआ, ठीक है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। और तो ये कौन सी बॉडी कहलाएगी? रिजिड बॉडी, ये हमारी रिजिड बॉडी कहलाएगी, ठीक है। और इसके जो शेप एंड साइज में चेंजेस आ गए हैं तो जो डिफॉर्म हो गई, ठीक, फोर्स लगाने पर डिफॉर्म हो गई, तो ये कौन सी कहलाएगी? नॉन रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी, ठीक। तो यानी फोर्स लगाने पर जिसकी शेप एंड साइज में चेंजेस आ जाए, डिफॉर्मेशन हो जाए वो बॉडी, वो कौन सी कहलाती है? नॉन रिजिड बॉडी, यानी डिफॉर्मेबल बॉडी। और जिसकी शेप एंड साइज में चेंजेस ना हो, जस्ट लाइक ये वाली बॉडी, तो ये बॉडी कौन सी कहलाएगी? रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमने एक आइडियल केस में डायमंड को मान रखा है, बट ऑल बॉडीज आर नॉन रिजिड बॉडी इन दिस नेचर, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का कंसेप्ट क्या है समझिए। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर। ठीक है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कोई भी एक्शन किसी एक बॉडी के द्वारा होता है किसी अनदर बॉडी पे, दूसरी बॉडी पर। जैसे मान सकते हैं फोर्स एक पुश और पुल है, इसे एक खिंचाव या दबाव भी कह सकते हैं। दैट चेंज एंड टेंस टू चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। यानी कि फोर्स वह एजेंट है जो कि किसी वस्तु को डिफॉर्म यानी डिस्ट्रॉय करता है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो उसे हम फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला जो है हमारा न्यूटन के सेकंड लॉ ने मैग्नीट्यूड के जरिए दिया, एफ बराबर एम ए। ठीक, तो और फोर्स के जो एसआई पद्धति में जो यूनिट है वो क्या है, के जी एफ। तो 1 kgf इक्वल्स टू होता है 10 न्यूटन। ठीक, और एमकेएस पद्धति में अगर हम इसका मात्रक देखें तो ये क्या है, न्यूटन एमकेएस पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देखें तो वो डायन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन होता है। ठीक है, 10⁵ डायन 1 इज इक्वल्स 1 न्यूटन इक्वल्स टू। ठीक, तो ये हमारा फोर्स का बेसिक कंसेप्ट रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन है कुछ, हमारा पहला क्वेश्चन है द टर्म फोर्स मे बी डिफाइंड एज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस डिस्ट्रॉय और टेंस टू डिस्ट्रॉय मोशन। यानी कि फोर्स वो एजेंट है जो कि क्या करता है, किसी भी के मोशन को डिस्ट्रॉय करता है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो ये सही है या गलत है, सही है, राइट। यानी कि इसलिए मैंने इस पर राइट का निशान लगाया हुआ है कि ये राइट है। एग्री करोगे हम कि फोर्स वो एजेंट है, वो एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी की मोशन को डिस्ट्रॉय करता है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो क्या है हमारा मोशन। अच्छा, हमारा फोर्स की डेफिनेशन कहाँ से भी निकल के आती है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में हो तो रेस्ट में ही रहेगी, और वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। अदरवाइज वो अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई भारी फोर्स न लगाया जाए, तो वहाँ से भी एक फोर्स की डेफिनेशन आएगी। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है, विच न्यूटन्स लॉ गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कौन सा न्यूटन्स का लॉ है। न्यूटन्स के लॉ 3 होते हैं जनरली, न्यूटन्स मोशन लॉ 3, गति के 3 नियम न्यूटन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उनमें से कौन सा जो लॉ है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, वो कौन सा है, और हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो हम अभी बता देते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ जो देता है वो क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स की क्या क्या करैक्टरिस्टिक होती हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स से रिलेटेड। करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स देयर 4 टाइप्स की करैक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है, विशेषता क्या है। तो पहली है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स का कुछ ना कुछ परिमाण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक, सेकंड है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसकी कुछ एक डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो विदाउट डायरेक्शन यू कांट रिप्रेजेंट इट। ठीक, फोर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, थर्ड पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का एक पॉइंट डिफाइंड होना चाहिए कि इस पॉइंट पर वो फोर्स एक्ट करेगा या लगेगा। ठीक है, जैसे कि बॉडी है, इसमें 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे आपको, ए और बी। तो उसके एक ही पॉइंट, यानी किस पॉइंट पर फोर्स लगाना है वो हमें बताना पड़ेगा, पॉइंट ए पर फोर्स लगाया, पॉइंट बी पर लगाया। ठीक, एंड और उसका फोर्थ जो करैक्टरिस्टिक है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की एक लाइन ऑफ एक्शन डिफाइन होनी चाहिए कि इस लाइन ऑफ एक्शन पर लग रहा है या उसके वाई लाइन ऑफ एक्शन पर लग रहा है, किस लाइन ऑफ एक्शन पर लग रहा है वो भी डिफाइन होनी चाहिए। यानी ये करैक्टरिस्टिक्स है हमारी जो कि हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये फोर्स है हमारा, अब ये फोर्स है, इसका कितना मैग्नीट्यूड है, 10। तो ये भी हमें पहला पता चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में लगा है, लेफ्ट टू राइट ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, सेकंड करैक्टरिस्टिक के बारे में पता चलेगा। थर्ड करैक्टरिस्टिक है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
किस पॉइंट पर लग रहा है। देखो पॉइंट ए पर लग रहा है, बी पर नहीं लग रहा है। तो हम पहले डिफाइन करेंगे पॉइंट ए पर 10 किलो न्यूटन का, वो 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है। तो यानी इस पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब ये किस पॉइंट पर लगाना है, तो वो भी डिफाइन हो गया। फोर्थ है लाइन ऑफ एक्शन, यानी किस लाइन ऑफ एक्शन पर लगा है। देखो ये डॉट डॉट है, इस लाइन ऑफ एक्शन पर लगा है या इस लाइन ऑफ एक्शन पर लगा है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल वाले लाइन ऑफ एक्सेस पर लगा हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन पर। तो ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि टेंसल एंड कंप्रेसिव फोर्स। हम जनरली 2 फोर्स के बारे में बात करेंगे, बट हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर बेसिस पर करें तो काफ़ी प्रकार के फोर्स होते हैं। ठीक है, बट हम वैसे जनरली 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है तनाव बल और एक होता है संपीड़न बल, यानी कि टेंसाइल फोर्स और एक कंप्रेसिव फोर्स। तो हम पहले कंप्रेसिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये कंप्रेसिव फोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, बल किसी वस्तु को दबाता है या दबाने की कोशिश करता है वह संपीड़न बल कहलाता है। ठीक है, जैसे ये कोई बॉडी है, ग्रीन कलर में बॉडी दिखाई दे रही है, इस पर फोर्स लगे हुए हैं दोनों तरफ, ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस बॉडी को, तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं तनाव बल की। बल जब किसी वस्तु को खींचता है या खींचने की कोशिश करता है वह तनाव बल कहलाता है। ठीक, तो जब कोई वस्तु है उस पर 2 फोर्स लगेंगे, वो यानी 2 फोर्स लगेंगे और वो खींच रहे हैं एक दूसरे को, बॉडी को खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो बॉडी किस में आएगी, तनाव में आएगी, टेंशन में आएगी, तो कौन सा बल कहलाएगा, वो टेंशन फोर्स। यानी कि टेंसाइल फोर्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि इसमें बॉडी का जो इलोंगेशन होता है बढ़ता है, यानी बॉडी की लंबाई बढ़ती है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बॉडी की लेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है बॉडी का, ठीक है, इलोंगेशन कम होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये तो हमारा फोर्स के टाइप रहे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हमारे पास 2 प्रकार की क्वांटिटी होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर यानी कि अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। ठीक है, यानी अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं या किनको कहते हैं हम। स्केलर प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज हैव मैग्नीट्यूड अलोन, यानी कि अदिश राशियाँ वह राशियाँ हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी या स्केलर राशि कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें जैसे कि मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम, एनर्जी, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की ही आवश्यकता होती है, इनमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी कि वेक्टर्स राशि कौन सी होती हैं, यानी सदिश राशि किन्हें कहते हैं। वे राशियाँ जिन्हें रिप्रेजेंट यानी कि दर्शाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि परिमाण और उसके साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जैसे हम फोर्स की बात करते हैं तो हमने फोर्स में अभी ही पढ़ा था जस्ट पहले, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता पड़ती है और डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यानी कि दोनों चीज़ की आवश्यकता यानी पड़ती है, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो फोर्स एक कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम तीर बना देते हैं, एरो बना देते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी और फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी परिमाण और परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारी 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो हम बता देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म, तो जनरली कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ, एंड द पैरेललोग्राम लॉ,
फिर हम लास्ट पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। फिर छठवां जो पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम सारे प्रिंसिपल अच्छे से इनके कंसेप्ट पढ़ेंगे विद डायग्राम विद एनिमेशन, तो उसको देखना ना भूलें। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।